तो यार आज की इस वाली वीडियो में अपन सर्कुलेटरी पैथोलॉजी का एंड करेंगे और सेकंड वीडियो सर्कुलेटरी पैथोलॉजी की इससे पहले एक और वीडियो हुई थी। ठीक है, उस वीडियो में हमने फैक्टर्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा सा क्लिनिकल पार्ट और ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इडीमा से, ये वाले टॉपिक से जो हमको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले इडीमा से स्टार्ट करते हैं। तो इडीमा बेसिकली वाटर का फिलिंग है, बेसिक एक्सेसिव वाटर फिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एसआईटीज का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें एब्डोमेन के अंदर अगर एक्सेसिव वाटर फिल हो जाए, ठीक है, तो इडीमा बेसिकली एक्सेसिव वाटर की फिलिंग है। अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? तो इसके रीजन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सबसे पहला रीजन इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे कोई ब्लड वेसल, अब इसके अंदर अगर मैं वाटर का प्रेशर, यहाँ पे वाटर है, इसका प्रेशर अगर बढ़ जाए, कैसे बढ़ेगा? वाटर बेसिकली बढ़ जाए अमाउंट में, वाटर बेसिकली बढ़ जाए, या फिर वाटर बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पे रिटेन रह जाए तो वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो वाटर है वो ऊज आउट करने लगेगा, लीक आउट करने लगेगा कैपिलरी से या फिर ब्लड वेसल से, तो यहाँ पे फिल हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो इस वजह से इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में इडीमा हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में इडीमा का? कब होता है ये? तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपने नाम सुना होगा। तो उसमें हार्ट क्योंकि ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा, तो जो लंग्स है, लंग्स के अंदर ब्लड भरा हुआ रह गया, और वहां से क्योंकि वो ब्लड भरा हुआ है तो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर लीक करता जा रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक करता जा रहा है। और प्लूरल जो मतलब प्लूरल कैविटी है बेसिकली, और जो सेल्स के बीच की स्पेसेस है लंग्स के अंदर, वहां पे ब्लड नहीं, वहां पे फ्लूइड जाकर के बढ़ जा रहा है। सेल्स तो निकलेंगे नहीं ना, सिर्फ जो वाटर और प्रोटीन कंटेंट है वो जाकर के बढ़ जा रहा है। प्लूरल इफ्यूजन वहां पे हो सकता है इस कारण से। ठीक है, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल मैंने आपको बताया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर। और इसका एग्जांपल होता है पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल वेन्स के अंदर अगर हाइपरटेंशन हो जाए तो उससे काफी सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे पाइल्स की समस्या। ठीक है, पाइल्स हो सकता है उससे, या फिर इसोफेजियल वेरिसिस। इसोफेजियल वेरिसिस, बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि लिवर सिरोसिस हो सकता है उससे, क्योंकि उससे लिवर के अंदर ब्लड रिटेन रह सकता है और वही फिर वो बाहर लीक करने लगेगा। उसकी वजह से लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमने देखा इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर जो है ब्लड का, वो कम हो जाएगा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने की वजह से जो ब्लड को अपने अंदर रिटेन करने की, ब्लड की जो पावर थी, किसी भी ब्लड की जो पावर थी फ्लूइड को अपने अंदर रिटेन करने की, वो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ब्लड की पावर फ्लूइड को रिटेन करने की लूज हो गई तो फ्लूइड बाहर लीक करने लग जाएगा। आपको पता होगा ना, ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है, कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर, वो एल्ब्यूमिन की वजह से मेनली मेंटेन होता है। अगर एल्ब्यूमिन ही कम हो जाएगा तो जो फ्लूइड है वो बाहर लीक करने लगेगा। कब हो सकता है डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन? जब मेल न्यूट्रिशन कंडीशन हो, ठीक है, या फिर कोई ट्रांसलेशनल इनहिबिटर, ट्रांसलेशन का इनहिबिटर हो, तब भी हो सकता है। बट वो एक रेयर केस है, मोस्टली जब मेल न्यूट्रिशन हो। ठीक है, क्वाश्योरकोर जैसे, क्वाश्योरकोर के अंदर हमको एसआईटीज देखने को मिलता है। इसके बाद में लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का ऑब्स्ट्रक्शन से होगा क्या? देखिए, जो आपका वीनस सिस्टम है, इसके साथ में आपके लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, एनाटॉमी में पढ़ा होगा। तो लिम्फ को ड्रेन करने का काम करता है। अगर लिम्फ ड्रेन नहीं होगा तो वहीं पे भरा हुआ रह जाएगा लिम्फ, तो इडीमा कॉज कर देगा। तो लिम्फ को अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं इसकी, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपने नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस, जो फिलेरियल वर्म्स होता है, एलिफेंटियासिस, वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। वुचेरिया बैनक्रॉफ्ट टाइप जिसको बोलते हैं, वर्म्स होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। फिर इंक्रीज इन एंडोथेलियल परमेबिलिटी। तो एंडोथेलियम की परमेबिलिटी कब इंक्रीज हो जाती है? जैसा हमने देखा था एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, हिस्टामिन वगैरह जो मीडिएट करते हैं। इसके साथ साथ में एंडोथेलियल परमेबिलिटी, जब चोट लग जाए एंडोथेलियम में, एंडोथेलियम डैमेज हो जाए, या फिर कुछ ड्रग्स जैसे आप मान लीजिए हेरोइन इंक्रीज कर सकते हैं एंडोथेलियल परमेबिलिटी। इसके बाद में इंक्रीज इंटरस्टिशियल सोडियम। सोडियम का कंसेंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब आप या तो ज्यादा सोडियम कंज्यूम कर रहे हैं, फिर एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, या फिर इंक्रीज सोडियम इनटेक। इसके बाद में देखिए, ये इडीमा था। अब आपको एक बात समझनी है कि इडीमा जो है वो बॉडी की कैविटी में भर रहा है।
तो उसको एक जनरलाइज नाम दिया जाता है। अगर बॉडी कैविटी में, किसी भी बॉडी कैविटी में कुछ फ्लूइड फिल हो रहा है तो उसको नाम दिया जाता है इफ्यूजन। ठीक है, इफ्यूजन। तो जो इफ्यूजन है, इफ्यूजन क्या है? फ्लूइड का फिल हो जाना किसी भी बॉडी कैविटी में। तो जो इफ्यूजन है उसके कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट, व्हाट इज ट्रांसुडेट? ट्रांसुडेट क्या है कि ये फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं है, यानी प्रोटीन का अमाउंट कम है, और डिक्रीज सेल्स भी ज्यादा नहीं, या तो होंगे ही नहीं या बहुत कम अमाउंट में। एक होता है एक्सुडेट, इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है और सेल्स भी ज्यादा है। ठीक है, इसमें प्रोटीन्स भी कम, सेल्स भी कम, प्रोटीन्स भी ज्यादा, सेल्स भी ज्यादा। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एक्सोडेट की ज्यादा होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसकी कम होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इसके साथ में अब लिम्फेडिमा आपने देखी है, यहाँ पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फेडिमा, एलिफेंटियासिस एग्जांपल। अब ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, देखिए ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस जो है इनके ऊपर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेन, ठीक है, ये मान लीजिए ये कोई गैग है। ठीक है, अभी क्या करेगा, ये अपने ऊपर वाटर को एड्सॉर्ब कर लेगा, एड्सॉर्ब, ADSORB, एड्सॉर्ब, अपने सरफेस पे वाटर को एड्सॉर्ब कर लेगा। तो होगा क्या, अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके ऊपर वाटर फिल हो जाए उसके सरफेस पे, तो जगह स्वेल कर जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये जो इसका येलो वाला पार्ट है, ये ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस था, इसने वाटर को एड्सॉर्ब कर लिया, तो ऊपर इसके एक्स्ट्रा एक पार्ट आ गया ना, ठीक है, एड्सॉर्ब कर लिया, तो वहां पे भी इडीमा देखने को मिलेगा, नॉन पिटिंग टाइप का, नॉन पिटिंग टाइप इडीमा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस। अच्छा, इसके बाद में अब हम मेन डिजीजेस पर चलते हैं। ठीक है, डिजीज पर। तो आपको याद होगा कल हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, हमने हीमोस्टेसिस के अंदर देखा था, जिसपे प्लेटलेट्स आकर के बाइंड करती है वाया GP1B रिसेप्टर्स। तो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से वॉन विलिब्रेंट डिजीज होती है। आज इसी की थोड़ी सी डिटेल देखते हैं हम। तो देखिए जो वॉन विलिब्रेंट डिजीज है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डिजीज है, और इसीलिए वॉन विलिब्रेंट डिजीज इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में डिसऑर्डर जितने दिए उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन वॉन विलिब्रेंट डिजीज है। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन में इनहेरिट होती है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखा था कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियम से बाइंड हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसको बनाता कौन है। तो इसको बनाता है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर इसको कौन बनाता है? इज मेड बाय एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स, इसके साथ में मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, अब एंडोथेलियल सेल्स के अंदर भी हमने एक स्पेसिफिक टाइप का, आप कह सकते हैं एक बॉडी पड़ी थी, ग्रेन्यूल टाइप पड़ा था, उसको बोलते हैं वीबल पेलाइडी बॉडीज, जो पी सिलेक्टिन भी सिक्रीट कर रही थी। ठीक है, तो एंडोथेलियम के अंदर ही वीबल पेलाइडी बॉडीज, ठीक है, वीबल पेलाइडी बॉडीज। तो जो वीबल पेलाइडी बॉडीज होती वो एक तो पी सिलेक्टिन को तो सिक्रीट करती है, साथ ही साथ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को भी सिक्रीट करती है। ठीक, अब आपको अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इनहेरिटेड है, तो किस वजह से हो सकती है? तो एंडोथेलियल सेल्स में इसकी डेफिशिएंसी है, या फिर मेगा कैरियोसाइट्स में कुछ इश्यू है, बन नहीं पा रहा है इस वजह से। तो होगा क्या? होगा ये कि एक तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, या जो सुपरफिशियल जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, स्किन हो गई, इसके नीचे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। अगर आप पिछली वाली वीडियो जाकर के देखें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्लेटलेट्स होती है, या प्लेटलेट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर होता है, जैसे वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज हो गई, या फिर बर्नार्ड-सूले सिंड्रोम वगैरह, इनके अंदर सुपरफिशियल सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए वॉन विलिब्रेंट डिजीज के अंदर भी हमको सुपरफिशियल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन में या तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, या परप्यूरा, पेटिकिए, या इकाइमोसिस, ये सब हमको देखने को मिलेगा। डीप जो सिम्टम्स होते हैं, हीमार्थ्रोसिस, हेमाटोमा, वो सब इतना नहीं है। ठीक है,
और इसका ट्रीटमेंट है डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन इज अ ड्रग। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है? इट इज एन एडीएच एनालॉग, ठीक है, एडीएच का एनालॉग है। तो एडीएच एनालॉग जो है डेस्मोप्रेसिन, वो करवाता क्या? तो एंडोथेलियम से या फिर वीवल पैलाडी बॉडी से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर का सिक्रेशन करवाता, इंक्रीज कर देता है उसको, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन। या फिर हम वॉन विलिब्रेंट फैक्टर चढ़ा भी सकते हैं एक्सटर्नली, बट ज्यादा कॉमन डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। तो वॉन विलिब्रेंट डिजीज मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसके बाद में हम चलते हैं डीआईसी पे, ठीक है। डीआईसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे डीआईसी पे चलते हैं। तो अब डीआईसी स्टार्ट करते हैं। डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, किसी ब्लड वेसल के अंदर कोएगुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो डीआईसी है, इसके कॉजेज क्या है? कॉजेज तो देखिए, इट इज ऑलवेज सेकेंडरी टू सम डिजीज, ठीक है। किसी डिजीज के बाद में होगा, किसी डिजीज की वजह से हो, किसी दूसरी डिजीज की वजह से, किसी दूसरे डिजीज के एज एन आफ्टर इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। क्या जरूरी डिजीज है? किसी दूसरी कंडीशन के आफ्टर इफेक्ट में देखने को मिलेगा। तो दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि अगर डेड फीटस को रिटेन कर लिया जाए तो वहां से क्या होता है कि जो प्लेसेंटल टिश्यू फैक्टर होता है, प्लेसेंटल कोएगुलेशन फैक्टर जो होता है, वो रिलीज होने लगता है, एक वो रीजन। या फिर सेप्सिस होने लगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, मेनली जैसे जो आपका मेनिंजोकोकस वगैरह है, इन सब की वजह से, नाइजीरिया, मेनिंजोकोकस। या फिर एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में क्योंकि म्यूसिन ज्यादा सीक्रेट होता है, तो म्यूसिन इज अ ट्रिगर फॉर कोएगुलेशन, ठीक है। ये कॉजेज है इसके। अब अगर मैं इसके बात करूं कि इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमको देखने को क्या मिलेगा, तो डीआईसी के अंदर एक तो हमको ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत सारे क्लॉट्स देखने को मिलेंगे, और इसके साथ में हमको ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लगेगी। क्यों? देखिए, इसके लिए अपन फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी ट्रिगर था, जैसे सेप्सिस या फिर एडिनोकार्सिनोमा हो गया, ठीक है, कोई भी, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी इसका ट्रिगर है। जैसे अगर मास स्केल पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर एपोप्टोसिस कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज होता है, और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर भी एक ट्रिगर। तो इन सबसे होगा क्या? इन सबसे होगा ये कि आपका क्या एक्टिवेट हो जाएगा? प्लेटलेट कोएगुलेशन। प्लेटलेट कोएगुलेशन के साथ साथ में प्लेटलेट कोएगुलेशन से टेम्पररी प्लग बनाने का काम करता है। इसके साथ में कोएगुलेशन पाथवे ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। कोएगुलेशन पाथवे क्यों ट्रिगर होता है? क्योंकि इससे टिश्यू फैक्टर ये रिलीज होता है, टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह। और इसकी वजह से भाई, अगर अब इसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर अगर क्लॉट बनने लगे तो क्या होगा? कई सारे ऑर्गन से ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसिस। तो इसकी थ्रोम्बोसिस इसकी वजह से होने लगेगा। और थ्रोम्बोसिस का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? कई बार इस्कीमिया होने लगेगा, ब्लड सप्लाई या तो जीरो ही हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी कहीं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जांपल ब्रेन के लिए स्ट्रोक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इस्कीमिया, ठीक है। क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है, बेसिकली टिश्यू फैक्टर की वजह से नहीं, क्लॉटिंग की वजह से हो रहा है। मैं लिख देता हूं क्लॉटिंग, ठीक है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर्स जो भी है, उसकी वजह से क्लॉटिंग हो रही है, और क्लॉटिंग जो इंट्रावैस्कुलर क्लॉटिंग है, उसकी वजह से इस्कीमिया ट्रिगर होता है। अब इस क्लॉटिंग की वजह से प्लाज्मिन भी रिलीज होता है, क्योंकि एक्सेसिव क्लॉटिंग हो रही है, तो क्लॉटिंग को डाइजेस्ट करने के लिए प्लाज्मिन काम आता है। तो प्लाज्मिन जो है वो क्या करेगा? वो ब्रेक करने लगेगा फाइब्रिन को, क्लीव्स फाइब्रिन। और फाइब्रिन को अगर क्लीव करेगा, तो फाइब्रिन को क्लीव करने के प्रोडक्ट्स बनेंगे। भाई फाइब्रिन को लाइज करा, तो फाइब्रिन लाइज्ड प्रोडक्ट, फाइब्रिन लाइसिस प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है। फाइब्रिन लाइसिस प्रोडक्ट्स, और फाइब्रिन लाइसिस प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इसी को हम डिटेक्ट करते हैं डी डाइमर टेस्ट में। और डी डाइमर टेस्ट इज कंफर्मेटरी फॉर या डायग्नोस्टिक फॉर डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। फाइब्रिन लाइसिस प्रोडक्ट्स।
अब प्लाज्मिन बहुत ज्यादा स्केल पे वो करने लगेगा, फाइब्रिन को ब्रेक करने लगेगा, तो इसकी वजह से भी ब्लीडिंग ट्रिगर होगी, क्योंकि अब फाइब्रिन बचा ही नहीं है। फाइब्रिन बचा ही नहीं तो अब अगर चोट लगेगी तो ब्लीडिंग होने लगेगी। इसके साथ साथ में क्योंकि क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो जो फैक्टर्स है दे विल रन आउट व्हेन द एक्चुअल क्लॉटिंग इज रिक्वायर्ड। जब एक्चुअल में क्लॉटिंग रिक्वायर्ड होगी तब ये फैक्टर्स बचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे तो जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ही क्लॉट फॉर्मेशन में खत्म हो गया। तो इसलिए फैक्टर्स विल रन आउट, ठीक है, विच विल लीड टू ब्लीडिंग। और एक और क्या कॉज था ब्लीडिंग का, ये कि फाइब्रिन जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, फाइब्रिन का लाइसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है कि कैसे क्या चीजें ट्रिगर होती है, स्कीमिया वगैरह आपको पता ही है, ठीक है। ये कॉजेज हो गए। अब इसका जब टेस्ट करेंगे हम, इसके अंदर लैब टेस्ट जब करेंगे टीआईसी में, तो लैब टेस्ट में सारे के सारे लैब टेस्ट अब नॉर्मल आते हैं। इसमें सारे लैब टेस्ट अब नॉर्मल आते हैं। जैसे पीटीटी वो इंक्रीज होगा, पीटीटी इंक्रीज होगा। इसके साथ साथ में जो प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट जो है वो तो एग्रीगेट बनाने में खत्म हो गए। इसके साथ साथ में जो आपका ब्लीडिंग टाइम है वैसे वो किया नहीं जाएगा, क्योंकि हमको वैसे पीटीटी और सीबीसी के अंदर ही पता पड़ जाएगा। लेकिन जो ब्लीडिंग टाइम है अगर इनकेस किया जाता है तो बढ़ा हुआ दिखेगा ब्लीडिंग टाइम हमको, तो सारे टेस्ट अब नॉर्मल दिखेंगे डीआईसी के अंदर, ठीक। और मैंने आपको बताया इसका कॉज क्या, सेकेंडरी टू सम डिजीज, और इसका ट्रीटमेंट भी वही है, उस डिजीज को ट्रीट करो जो अंडरलाइंग डिजीज है, ठीक। डीआईसी का ट्रीटमेंट भी वही है, जो अंडरलाइंग डिजीज है उसको ट्रीट करो। अब इसके बाद में ये तो डीआईसी हो गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इसके बाद में हम चलते हैं थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, ठीक। थ्रोम्बोसिस अगर आप स्टार्ट करते हैं थ्रोम्बोसिस। देखिए थ्रोम्बोसिस क्या है, इट इज एन अनवांटेड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड वेसल इवन व्हेन वी आर नॉट ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग नहीं हो रही तब भी ब्लड वेसल के अंदर क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड वेसल के अंदर, और जब ब्लीडिंग नहीं हो रही तब, और अनवांटेड क्लॉट्स, ठीक है। तो इसको ट्रिगर कौन कर सकता है, तो इसको ट्रिगर कर सकता है एंडोथेलियल सेल डैमेज। एंडोथेलियम के अगर सेल्स का डैमेज हो जाए, एंडोथेलियम हट जाए वहां से, सब एंडोथेलियम कोलेजन एक्सपोज हो जाए, वो कब होगा, वो होगा एथेरोस्क्लेरोसिस में या फिर वेस्कुलाइटिस वाली कंडीशन में, एथेरोस्क्लेरोसिस या वेस्कुलाइटिस में, या फिर आप कह सकते हैं कि जब डेफिशिएंसी हो जाए। किसकी डेफिशिएंसी? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सी एंड एस, ठीक है, प्रोटीन सी एंड एस। प्रोटीन सी एंड एस क्या करते हैं, ये बेसिकली क्लीव करने का या स्टॉप करने का काम करते हैं फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को, ठीक है। फैक्टर 5 और फैक्टर 8 को रोकने का काम करते हैं। या फिर डेफिशिएंसी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन 3, ठीक है। एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो क्या करता है, ये हेपेरिन के साथ में मिलके, एंटीथ्रोम्बिन 3 हेपेरिन के साथ में मिलके क्लीव करता है फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 12, इन सबको, फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10, फैक्टर 12, इन सबको हेपेरिन के साथ मिलके, ठीक है। एंटीथ्रोम्बिन 3 इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तब थ्रोम्बोसिस हो सकता है। या फिर कोई एक्सटर्नल इंजरी भी हो जाए जो एंडोथेलियम को डैमेज कर दे, उससे भी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। अब थ्रोम्बोसिस से हो क्या रहा है, तो हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स इनसाइड योर ब्लड या इनसाइड योर ब्लड वेसल्स, ठीक है, थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन की कॉमन लोकेशंस क्या है, तो ये है एक तो हार्ट के अंदर, एक ब्रेन के अंदर, तो स्ट्रोक या फिर एमआई, इन सब के एपिसोड्स इससे हो सकते हैं। और ये कब हो सकता है थ्रोम्बोसिस, जब ऑपरेशन हुआ किसी का या फिर सर्जरी हुई हो, और मेजर सर्जरी हुई हो, और काफी लंबे टाइम तक वो बेड रिडन हो पेशेंट। तो बेड रिडन होने की वजह से, क्योंकि ब्लड की जो मोटिलिटी है, बेसिकली ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो क्लॉट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक तो जो एंटी कोएगुलेटिव्स है, वारफेरिन वगैरह, ये सब यूज करते हैं, और इसके साथ में एक हम कंप्रेसिव स्टॉकिंग्स यूज करते हैं। जो मोजे होते हैं वो कंप्रेसिव, काफी टाइट से मोजे होते हैं ताकि कंप्रेस कर सके वो ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो डीवीटी को बेसिकली प्रिवेंट करने के लिए, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वो होता है, क्योंकि डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली लेग से ज्यादा कॉमन होता है, ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये थ्रोम्बोसिस था। अब इसके बाद में चलते हैं अपन एम्बोलिज्म। फिर आप स्टार्ट करते हैं एम्बोलिज्म। तो देखिए एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस के अंदर डिफरेंस ये है
कि एम्बोलिज्म किसी भी चीज का स्टक हो जाना है बेसिकली ब्लड वेसल के अंदर, फ्रॉम कहां से, जहां से वो ओरिजिन हो रही और जहां उसका टर्मिनेशन हो रहा है, बेसिकली जहां वो जाकर के स्टक हो रही है। तो किसी भी चीज का ही है बेसिकली एक स्टक हो जाना है आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर, इसके अंदर भी। और जो थ्रोम्बोसिस है उसके अंदर सिर्फ ब्लड क्लॉट स्टक हो रहा है। तो इसलिए एम्बोलिज्म के काफी सारे टाइप होते हैं। तो इसका एग्जांपल एम्बोलिज्म के टाइप का, एक तो जानते ही हैं थ्रॉम्ब एम्बोलिज्म, ठीक है, मतलब वही थ्रोम्बस का कहीं पर जाकर के स्टक हो जाना। और ये 98% केसेस में यही होता है थ्रॉम्ब एम्बोलिज्म, 98% केसेस। इसके अलावा फैट एम्बोलिज्म, ये कब होगा? फैट एम्बोलिज्म होता है जब बोन फ्रैक्चर्स या फिर सॉफ्ट टिश्यू आपके ब्लड के अंदर लीक होने लगता है। बोन फ्रैक्चर के अंदर हो सकता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि बोन के अंदर भी फैट होता है खासकर शाफ्ट वाले पार्ट में, एडल्ट बोन में, तो वो लीक हो सकता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होता है। इसके बाद में आपका बोन मैरो एम्बोलिज्म, बोन मैरो एम्बोलिज्म, ठीक है, ये भी वही बोन फ्रैक्चर्स की वजह से और कॉमन है ड्यूरिंग सीपीआर, ठीक है। सीपीआर के दौरान क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन किए जाते हैं तो जो रिब्स है वो टूट सकती है, और रिब्स के अंदर क्योंकि बोन मैरो होता है तो बोन मैरो ब्लड के अंदर जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में एक नाम आपने सुना होगा एयर एम्बोली, ठीक है, एयर एम्बोली। एयर एम्बोलिज्म या एयर एम्बोली कब बनेगी? देखिए जब जो डाइवर्स होते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, डाइव करते हैं डीप, उनके अंदर, उनके ब्लड के अंदर नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगती है अगर बहुत ज्यादा डीप डाइव करते हैं। टू बी प्रिसाइज 33 फीट से अगर ज्यादा नीचे जाए तो वो उनके अंदर नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगती है। अब अगर वो स्लोली ऊपर आते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर वो एकदम से ऊपर आते तो क्या होता है, नाइट्रोजन एकदम से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और बबल्स के फॉर्म में आने की वजह से वो किसी वेसल में जाकर के स्टक हो सकती है और जॉइंट्स के अंदर बेंड्स पड़ सकते हैं, ठीक है, एयर एम्बोलिज्म। और इसके अलावा नाइट्रोजन नार्कोसिस भी हो सकता है अगर 100 फीट से नीचे जाता है, तो उसका रीजन भी यही कि वो ब्रेन के अंदर डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है। तो ये एम्बोलिज्म के एग्जांपल्स हैं, थ्रॉम्ब एम्बोलिज्म, फैट एम्बोलिज्म, बोन मैरो एम्बोलिज्म या फिर एयर एम्बोलिज्म। अब एक नाम आपने सुना होगा, वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसको पीई भी लिख सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखिए जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसके अंदर लंग्स के अंदर बेसिकली जाकर के मोस्ट कॉमन इन द पल्मोनरी आर्टरी जाकर के कोई थ्रोम्बस अटक चुका या फिर कोई भी एम्बोलाई अटक चुका, और ये मोस्ट कॉमन है इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस लेग से ओरिजिनेट होता है तो क्या होगा, जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जो भी थ्रोम्बस बना है लेग के अंदर, वो राइट हार्ट के अंदर आएगा क्योंकि वेन्स उसमें ड्रेन होती है, और वो राइट हार्ट पंप करेगा ब्लड को इन द लंग्स, और लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी में जाकर के अटक सकता है। अब पल्मोनरी आर्टरी में अगर ये जाकर के अटक जाएगा तो यहाँ पे इंफार्क्शन हो जाएगा लंग्स का, वेज शेप्ड इंफार्क्शन, और ये इंफार्क्शन जो है हीमोरेजिक इंफार्क्शन होगा। हीमोरेजिक क्यों होगा? क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से, देखिए पल्मोनरी आर्टरी तो इसकी वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन ब्रोंकियल आर्टरी अभी भी प्रेजेंट है, क्यों? तो ब्रोंकियल आर्टरी का ब्लड ज्यादा रहेगा और इस वजह से वहां पर रेड अपीयरेंस आ जाएगी, ब्लड वहां पे फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर किसी भी एम्बोलिज्म के रिस्क फैक्टर्स है स्मोकिंग या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल क्योंकि बढ़ने लगता है हमें, तो ईस्ट्रोजन क्या करता है, ट्रिगर करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम लिवर, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनका भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस। तो इसलिए उस समय ड्यूरिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब भी कोई लेडी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को होती है तो उसको हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है जब तक आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को, तब तक आपको स्मोक नहीं करना, ठीक, स्मोकिंग रिकमेंडेड नहीं है उस दौरान, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के थोड़े से कह सकते हैं आप कि कॉजेस थे, ठीक। अब इसके बाद में अपन चलते हैं इन्फार्क्शन। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं इन्फार्क्शन। अब इन्फार्क्शन क्या है? इन्फार्क्शन बेसिकली लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस है, कि कोई एक एरिया में नेक्रोसिस होने लगा है, मेनली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। तो इन्फार्क्शन इज अ लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस, और कहां कहां हो सकता है? बहुत सारी जगह हो सकता है, ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, पर जो कॉमन है वो है हार्ट के अंदर हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, तो इन सब जगह पे हो सकता है, इंटेस्टाइन में भी हो सकता है, टेस्टिकल्स में हो सकता है। अब इन्फार्क्शन के दो टाइप, सबसे पहला एनीमिक,
ठीक है, एनीमिक या फिर पेल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो एनीमिक या फिर पेल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्लड की कमी है, ब्लड सप्लाई एकदम जीरो हो चुकी, कोई कोलैटरल ब्लड सप्लाई या फिर कोई डुअल ब्लड सप्लाई नहीं, एक ही आर्टरी थी वही ब्लॉक हो गई। ठीक, तो अब ये कहां देखने को मिलेगा हमको? जैसे एमआई के अंदर, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्योंकि हार्ट के अंदर एक ही ब्लड सप्लाई होती है, उसके अंदर कोई कोलैटरल ब्लड सप्लाई नहीं है, तो इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट के जो वो होता है एनास्टोमर्स होता है, लेकिन कोलैटरल ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा नहीं होती हार्ट के से ऊपर। तो इसलिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब भी होगा तो वो पेल एरिया देखने को मिलेगा हमको, पेल एरिया। ठीक है, और कहां देखने को मिलता है हमको? ये किडनी में। ठीक है, किडनी में भी एनीमिक या पेल इन्फेक्शन हमको देखने को मिलेगा। दूसरा टाइप है हीमोरेजिक। ठीक है, ये पेल इन्फाक्ट या एनीमिक इन्फाक्ट थोड़ा सा ज्यादा कॉमन है। अच्छा, हीमोरेजिक इन्फेक्शन जो है वो हमको कब देखने को मिलता है? जब या तो कोलैटरल ब्लड सप्लाई हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई वीनस ब्लॉकेज, यानी कि वेन के अंदर ब्लॉकेज हो पर आर्टरी की सप्लाई भी मेंटेन्ड है, लेकिन वेन ब्लॉक हो गई। हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था कि वीनस ब्लॉकेज है, बर्ड कियारी सिंड्रोम हमने डिस्कस किया था लिवर के अंदर, वहां पे वेन्स के अंदर ब्लॉकेज की वजह से भी इंफेक्शन हो सकता है। तो वीनस ब्लॉकेज की वजह से भी हीमोरेजिक इन्फेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। अब वीनस ब्लॉकेज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक तो हमने वहां डिस्कस किया था, इसके साथ साथ में टेस्टिकुलर टॉर्जन। इसमें क्या होगा? मान लीजिए टेस्टिकल है, ठीक है, ये आर्टरी है और ये वेन है, ये वेन है, ये आर्टरी है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर वेन का ब्लॉकेज हो जाए या फिर टॉर्जन की वजह से वेन बंद हो जाए, ठीक है, बंद हो जाए वेन, तो यहां से ब्लड सप्लाई रेस्ट्रिक्ट हो गई, ब्लड ड्रेनेज रेस्ट्रिक्ट हो गया, पर यहां से तो ब्लड सप्लाई आ रही है, तो इस वजह से जो इन्फेक्ट आएगा इसके अंदर वो रेड इन्फेक्ट आएगा, रेड कलर का इन्फेक्ट देखने को मिलेगा टेस्टिकुलर टॉर्जन में। ठीक है, इसके बाद हिमोरेजिक ब्लड सप्लाई और कहां देखने को मिलती है? हिमोरेजिक इन्फेक्ट हमको और कहां देखने को मिलता है? तो एक लंग्स के अंदर ऐसा हमने देखा था। ठीक है, हिमोरेजिक इन्फेक्ट, क्योंकि लंग्स में डुअल ब्लड सप्लाई होती है, एक हमने देखा कोलैटरल सप्लाई, वीनस ब्लॉकेज और एक डुअल ब्लड सप्लाई की वजह से दो आर्टरीज आ रही है उसके अंदर। जैसे उसके अंदर हमने देखा था एक तो पल्मोनरी आर्टरी और एक ब्रोंकियल आर्टरी। अगर पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती तो ब्रोंकियल आर्टरी की ब्लड सप्लाई फिर भी मेंटेन्ड है, इस वजह से हमको वहां रेड कलर का वेज शेप इन्फेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एनीमिक इन्फेक्ट आपको समझ में आ गया, पेल इन्फेक्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद में जो आपका इन्फेक्शन है उसके अंदर क्या होता है कि या तो एम्बोलिज्म की वजह से हो जाए, ठीक, आपको पता ही आता है एम्बोलिज्म की वजह से हो जाए, या फिर वेसोस्पैज्म की वजह से भी हो सकता है। ये 99% ऑफ द केसेस में होता है इन्फेक्शन, या फिर वेसोस्पैज्म की वजह से। वेसोस्पैज्म हो जाए यानी कहीं की जो आर्टरी थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, ये जो ब्लड थी, वेन थी सॉरी, वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाए, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, या फिर कोई टॉर्जन हो जाए जैसा हमने देखा था अभी। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज एम्बोलिज्म या फिर थ्रोम्बोसिस ही है, ये इतना कॉमन नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में हम इवेंट्स देखते हैं इन्फेक्शन के बाद में क्या क्या होता है। तो पूरा इन्फेक्शन ही देखते हैं। मान लीजिए सबसे पहले कोई थ्रोम्बोसिस हुआ, ठीक है, थ्रोम्बोसिस से क्या हुआ? इस्कीमिया। इस्कीमिया से क्या हुआ? इस्कीमिया से हुआ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होने के बाद में क्या होता है कि वहां पे रिपेयर होने लगेगा टिश्यू का, तो ग्रैन्युलोमेटस या ग्रैन्युलेशन, सॉरी ग्रैन्युलोमेटस नहीं, ग्रैन्युलेशन टिश्यू, इसका डिपोजिशन होने लगेगा, और ग्रैन्युलेशन टिश्यू के बाद में वहां पे फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फाइब्रस स्कार का फॉर्मेशन होगा। तो इवेंट्स है, और ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन के जो इवेंट्स होते हैं, कितने दिन पर कौन सा इवेंट हो रहा है, उसमें भी बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है ये हर ऑर्गन में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा हर ऑर्गन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेन में कौन सा नेक्रोसिस होता है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ठीक, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस ड्यू टू द
प्रेजेंस ऑफ माइक्रोग्लिया। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा इन्फेक्शन। अब इसके बाद में हम देखते हैं शॉक। शॉक आपने फिजियोलॉजी में पढ़ रखा होगा, और थोड़ा सा और हम एक आध चीजें उसमें एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट चलते हैं। देखिए, अब स्टार्ट करते हैं शॉक। तो शॉक क्या होता है? शॉक बेसिकली किसी भी ऑर्गन का जो परफ्यूजन है या किसी भी टिश्यू का जो परफ्यूजन है वो कम हो जाता है। तो कम होने के सेवरल रीजन हो सकते हैं। तो रीजन वैसे आपने फिजियो पढ़ रखे, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक, तो उसके अंदर हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है उस वजह से। जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से पंप फेलियर हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर पंप फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये सब जो भी है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन या कार्डियक टेम्पोनाइडी, इन सब की वजह से शॉक हो सकता है। एक होता है न्यूरोजेनिक शॉक। तो न्यूरोजेनिक शॉक ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, या फिर एक्सट्रीमली वेजोडाइलेशन, एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन कंडीशन आ जाए इसी वजह से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से एक्सट्रीम वेजोडाइलेशन कंडीशन या जनरलाइज वेजोडाइलेशन। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर। इसके साथ साथ एनाफाइलेक्टिक शॉक, वो भी यही करता है, पूरी बॉडी में वेसोडाइलेशन, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, हिस्टामिन वगैरह जो मीडिएटर्स है, इनकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाए। ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक। अच्छा, इसके बाद में सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है? बैक्टीरिया या फिर किसी भी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन की प्रेजेंस की वजह से ये जो मीडिएटर्स है, हिस्टामिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, इन सब का रिलीज होने लगे, और ये मीडिएट करने लगे किसको? ये मीडिएट करने लगे आपके वेसोडाइलेशन को। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है, सेप्टिक शॉक इज द मोस्ट डेंजरस, और इसकी 20% मोर्टेलिटी रेट होती है। तो सेप्टिक शॉक में होता क्या है? क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस होते हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं है सेप्टिक शॉक पे, इसलिए सेप्टिक शॉक इज वेरी डेंजरस। ठीक है, ये शॉक के टाइप्स है। अब शॉक की कुछ स्टेजेस होती है। तो जैसे नंबर 1, कंपनसेटेड स्टेज। ठीक है, कंपनसेटेड स्टेज। अच्छा, एक शॉक का टाइप रह गया था हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें वॉल्यूम ब्लड का या फिर बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाए, बर्न्स की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस, या फिर जो पाइल्स वगैरह होते हैं, सबकी वजह से। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं स्टेजेस ऑफ शॉक पे। तो कंपनसेटेड स्टेज, कंपनसेटेड स्टेज में क्या होता है कि यहां पर आप कंपनसेट कर सकते हैं, इसको बेसिकली मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकली ट्रीट करने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप रिकवर कर जाती है स्टेज से, कंपनसेटेड शॉक से। ठीक, इसलिए इसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म से बॉडी अपने आप इसको रिकवर कर लेती है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होंगे? जैसे बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हो गया, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर आपका रेनिन मैकेनिज्म जो होता है वो हो गया, उससे बॉडी अपना कंपनसेट कर लेगी। सेकेंड नंबर पे डीकंपनसेटेड या फिर प्रोग्रेसिव स्टेज। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक विशियस साइकिल चलने लगती है। कैसे? मान लीजिए आपका डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा? देखिए, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से जो वीनस रिटर्न है वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर ब्लड कम पहुंच रहा है, उससे वेन्स के अंदर ब्लड कम जा रहा है, उससे वीनस रिटर्न कम होगा। तो डिक्रीज इन वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न कम होने की वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन प्रीलोड, और प्रीलोड कम होने की वजह से डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी वजह से वापस डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। तो ये साइकिल चलने लगती है। अब ये क्यों हो रहा है डिक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? तो इसका नाम आपने सुना होगा फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, उस वजह से। ठीक है, तो साइकिल चलने लगती है, और यहां पर हमको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर हमको सिम्टम्स देखने को क्या मिलेंगे प्रोग्रेसिव स्टेज में? क्योंकि कंटिन्यूअसली परफ्यूजन कम हो रहा है किसी भी टिश्यू का, तो लैक्टिक एसिडोसिस की हमको समस्या देखने को मिल सकती है प्रोग्रेसिव स्टेज में। और थर्ड नंबर पर क्या है आपका? ऑर्गन फेलियर। ठीक है, ऑर्गन फेलियर स्टेज में क्या होगा कि अब मेडिकली भी ट्रीट नहीं किया जा सकता इसको, मेडिकली भी ये अनट्रीटेबल कंडीशन है, और इस वजह से अल्टीमेटली किसी ऑर्गन का फेलियर होगा, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। ठीक है, ऑर्गन फेलियर स्टेज में। ठीक, इस ऑर्गन फेलियर स्टेज को आप इरिवर्सिबल स्टेज भी कह सकते हैं, इसको, जिसको रिवर्स ना किया जा सके मेडिकली। देखिए, प्रोग्रेसिव स्टेज को तो हम रिवर्स कर सकते थे मेडिकली, मेडिकल ट्रीटमेंट देके, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसमें ऑर्गन फेलियर होना ऑलमोस्ट गारंटीड होता है। ठीक है,
तो स्टेजेस ऑफ शॉक थे और सर्कुलेटरी पैथोलॉजी इसके साथ साथ में हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार आप बुक से रिव्यू कर सकते हैं, तो इस वीडियो को भी आप रिव्यू कर सकते हैं। बाकी इतना ही था। थैंक यू।